महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। नमस्कार, सुप्रभात सभी को। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। हमारा चैप्टर है सामाजिकरण, जिसमें सामाजिकरण के सिद्धांत चल रहे हैं। टॉपिक है सामाजिकरण के सिद्धांत। सामाजिकरण के सिद्धांत, जिसमें पहला जो सिद्धांत है कुले का आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत। कुले का आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत है। चार्ल्स कुले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर में आत्मदर्पण दर्शन की प्रक्रिया के 3 कारण बताए। नंबर 1, व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, दूसरे के निर्णय के आधार पर स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। तीसरा, मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ। मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, अपने को कैसा मानता हूँ। ये 3 टॉपिक के आधार पर इसका एनालिसिस करना है। तो चार्ल्स कुले ने जो है अपने सिद्धांत में आत्मदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौन सा सिद्धांत? आत्मदर्पण का सिद्धांत, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम ह्यूमन नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर है। ह्यूमन नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर है। मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए हम समाज रूपी दर्पण में हमारी क्या छवि है, हमारी क्या पहचान है, हमको लोग कितने जानते हैं, हमारी पहचान समाज रूपी दर्पण में कैसे बनाई जा सकती है। इस आधार पर चार्ल्स कुले ने अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत में उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि लोगों की राय में मुझे हीन समझा जाता है या श्रेष्ठ समझा जाता है, मूर्ख समझा जाता है या बुद्धिमान समझा जाता है, कमजोर समझा जाता है या शक्तिशाली समझा जाता है। इस बारे में जब सोचा जाता है तो स्वयं का निर्माण होता है। जब सोचा जाता है तो स्वयं का निर्माण होता है। और स्वयं का निर्माण कुले ने आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत में इस चीज़ का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आने से स्वयं का निर्माण होता है।
और यही सामाजिकरण का महत्वपूर्ण आधार है। यही सामाजिकरण का महत्वपूर्ण आधार है और सामाजिकरण की दिशा भी इसी के आधार पर तय की जाती है। सामाजिकरण की दिशा भी इसी के आधार पर तय की जाती है। व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब है। व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब है। अर्थात चार्ल्स कुले ने बताया कि व्यक्ति समाज रूपी दर्पण में अपने चेहरे को देखे तो ऐसा जब वह ऐसा लगता है कि उस समाज रूपी दर्पण में क्या व्यक्ति की पहचान है या नहीं है, क्या उसे समाज में जो पद प्राप्त हुए हैं उस पद के अनुसार वह भूमिका निभा पाता है या नहीं निभा पाता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी बातें चार्ल्स कुले ने अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत में प्रतिपादन किया। इसमें व्यक्तित्व एवं दूसरे के निर्णयों की कल्पना की बात की है। व्यक्तित्व एवं दूसरे के निर्णयों की कल्पना की बात की है। यहाँ तक तो हम पढ़ रहे थे चार्ल्स कुले का आत्म दर्पण एवं दर्शन का सिद्धांत। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चार्ल्स कुले की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम लिखिए, तो हम लिख सकते हैं ह्यूमन नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर। क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर। तो ये फर्स्ट सिद्धांत है। तो फर्स्ट सिद्धांत तो कुले का आत्मदर्पण सिद्धांत है, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत मीड का सिद्धांत है। इसका पूरा नाम हार्वर्ड मीड। इसका पूरा नाम क्या है? हार्वर्ड मीड। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक माइंड सेल्फ सोसाइटी जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, इस पुस्तक में बताया कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, समाज को निर्देशित करने के लिए व्यक्ति की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और दिमाग उसका स्वयं होता है। अर्थात स्वयं का विकास करने के लिए उसे दिमाग की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? दिमाग की जरूरत होती है, जिसके कारण वह बुद्धिमत्ता के कारण स्वयं के जन्म के बाद स्वयं का विकास होता है।
स्वयं के जन्म के बाद में स्वयं का विकास होता है। जन्म के समय बालक जेवकीय प्राणी होता है और वह जेवकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। जेवकीय प्राणी से तात्पर्य है एक हार्ड मास के पुतले से हैं, जिसे इस संसार के बारे में, दुनिया के बारे में कोई कुछ मालूम नहीं होता। वह अनभिज्ञ होता है। उसका सोशलाइजेशन धीरे धीरे ही होता है। जैसे जैसे बालक शिशु अवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था और प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था तक जाता है, तो उसका सामाजिकरण होता चला जाता है। क्योंकि बालक में बुद्धि तो होती है, लेकिन कुछ मात्रा में अभाव होता है। लेकिन धीरे धीरे वह लोगों के संपर्क में आता है तो बुद्धि का दायरा भी बढ़ता चला जाता है। आगे हैं आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर बालक क्रियाएं करता है। आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर बालक क्रियाएं करता है। धीरे धीरे वह परिवार के संपर्क में आता है और व्यवहार करना सीख जाता है। परिवार के संपर्क में आता है और व्यवहार करना सीख जाता है और व्यक्तिगत चेतना का उदय हो जाता है। और क्या हो जाता है? व्यक्तिगत चेतना का उदय हो जाता है। आत्म का विकास हो जाता है, चेतना का विकास हो जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए हार्वर्ड मीड ने आई और मी, दो शब्द हैं, आई और मी शब्दों का प्रयोग किया है। समाज के संपर्क में आकर बच्चा सीखता है और सीखकर उसी के अनुरूप भूमिका निभाता है। उसी के अनुरूप भूमिका निभाता है। जैसे आपने देखा होगा, बचपन में बालक जब खेल खेलते हैं तो वह डाकू की भूमिका निभाता है, कभी पुलिस की भूमिका निभाता है, कभी माता पिता की भूमिका निभाता है, कभी भाई बहन की भूमिका निभाता है। अनुकरण के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बच्चा विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाना सीख जाता है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाना सीख जाता है। इसी स्थिति में मीड का आत्म विकास का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का संक्षिप्त प्रकार इस प्रकार है। सामाजिकरण का अर्थ आत्म का समुचित विकास करना है।
आत्म का समुचित विकास करना है। आत्म के विकास के साथ साथ व्यवहार करने के तरीकों में भी विकास करना है। व्यक्ति का सामाजिकरण कितनी मात्रा में हुआ है, स्वयं व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा हुई है या नहीं हुई है, इस आधार पर आत्म का विकास होता है। इस आधार पर आत्म का विकास हो जाता है। इस संबंध में स्टीवर्ट ग्लीन ने मीड के सामान्यीकृत अन्य सिद्धांत का व्याख्या की है। तो ये तो मीड का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक माइंड सेल्फ सोसाइटी में आत्म के विकास की व्याख्या का उल्लेख किया है, जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट अपन पढ़ें तो ये लिख सकते हैं कि व्यक्ति समाज का निर्माता है और समाज का निर्माण करने के लिए दिमाग और स्व व्यक्ति में होता है। स्व के जन्म के बाद स्वयं का विकास होता है। जन्म के समय वह जीव के प्राणी होता है, जिसमें बुद्धि का अभाव होता है। आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर वह क्रियाएं करता है। धीरे धीरे परिवार के संपर्क में आकर, मित्र लोगों के संपर्क में आकर, पड़ोस के संपर्क में आकर व्यवहार करना सीख जाता है। व्यवहार करना सीख जाता है। पांचवा, व्यक्ति में आत्म चेतना का विकास कैसे होता है, इसका उल्लेख करने के लिए हार्वर्ड मीड ने आई और मी शब्दों का प्रयोग किया है। समाज के संपर्क में आकर बच्चा अपनी भूमिका निभाना सीख जाता है। ये जो सिद्धांत है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर आता है, सामाजिकरण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, जिसमें सामाजिकरण के सिद्धांत में कुले का सिद्धांत, मीड का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है फ्रायड का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत किसका है? फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड का सिद्धांत फ्रायड का सिद्धांत ये मनोविश्लेषणवादी विचारक है। मनोविश्लेषणवादी विचारक कौन है ये? मनोविश्लेषणवादी विचारक है ये। कौन? फ्रायड। इन्होंने मानसिक क्रियाओं का के आधार पर समझाया है। इन्होंने अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। इन्होंने फ्रायड ने स्वयं को इड,
इड अहम, स्वयं को इड अहम परायम, इड अहम परायम, परा परा अहम, इड अहम और परायम के आधार पर जो है वर्णन किया है। इड, इन्होंने इड के बारे में बताया गया है कि इड हमेशा की जो मूल प्रवृत्ति है वो स्वार्थी होती है। ये मानसिक क्रियाओं का जो अध्ययन किया गया है, इड की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। जैसे बाजार में किसी का पर्स गिर गया तो इड क्या सोचेगा कि पर्स में अगर रुपये है तो निकाल लीजिए, इससे अपना काम चल जाएगा। लेकिन दूसरा जो रूप है अहम, वो चेतन एवं तार्किक पक्ष से संबंधित है। वह परिस्थितियों के अनुकूल निर्देश देता है और इड पर नियंत्रण रखता है। परिस्थितियों का अनुकूल निर्देश देता है और इड पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका पर्स है उसमें से उसको जो है पर्स पहुंचना चाहिए, तो वो नियंत्रण रखता है परिस्थितियों के अनुरूप। परा अहम जो है अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ है। परा अहम अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ है। वो यह सोचता है चोरी करना महापाप है, चोरी करना महापाप है। तो जैसे किसी को पर्स मिला तो कि चोरी करना महापाप है, यानी कि उस पर्स को उस व्यक्ति तक पहुंचा दो जिससे कि वो व्यक्ति तक वो पर्स पहुंच जाए और वो अपने पर्स को ले लें। अर्थात ये पराअहम नैतिकतावादी दृष्टिकोण पर विश्वास करता है। किस पर? नैतिकतावादी दृष्टिकोण पर विश्वास करता है। विवेक एवं सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है। यही सामाजिकरण का मूल आधार है। फ्रायड ने अपने सामाजिक व्यवहार को परिचित करने के लिए फ्रायड ने इड, पराअहम और अहम के आधार पर इस चीज को समझाया है। इड अहम की बात को ठुकरा कर पराअहम के अनुसार आचरण करता है और उसका सामाजिकरण सफल माना जाता है। उसका सामाजिकरण सफल माना जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि फ्रायड ने मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए स्वयं की तीन प्रक्रिया बताई गई है।
इड, अहम और पराअहम, जिसके आधार पर फ्राइड ने मनोविश्लेषण करके मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया है और इसमें व्यक्ति की सोच, विचार, आदत आदि पर प्रकाश डाला है। ये 3 स्टेप हैं वो पूरे हुए। कल के वीडियो में हम आगे के लेसन की और आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।